आगे ना लो, लवण, लवण, साल्ट, आगे ना लो, लवण साल्ट। देखो साल्ट क्या होता है, लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार। क्या? अम्ल और क्षार के विलयन से बने, अम्ल और क्षार के विलयन से बने उदासीन यौगिक को हम लोग कहते क्या हैं? कहते जी लवण कहते हैं। लिखो, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार के, अम्ल और क्षार के विलयन से बने, विलयन से बने यौगिकों को अम्ल और क्षार के विलयन से बने यौगिकों को लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। देखो ध्यान से, तो लिखा गया अम्ल और क्षार के विलयन से बने यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? लवण। मतलब जो लवण होता है वह किससे बना होता है? अम्ल और क्षार से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। मान लो हमने कोई प्रबल अम्ल ले लिया, कर लिया, चलो पहले लिया अन्य हो या क्षार। इस क्षार की क्रिया मैंने प्रबल अम्ल या Cl से करा दी, आगे वाले पर प्लस पीछे वाले माइनस, आगे वाले प्लस पीछे वाले पर, तो प्लस किसे जुड़ेगा? माइनस से। N जुड़ेगा Cl से, बन जाएगा NaCl, प्लस क्या निकल जाएगा? H2O। तो ए है अम्ल, ए है अम्ल और ए है क्षार। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से बने यौगिक को हम लोग कहते क्या हैं? लवण कहते हैं। ठीक, तो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रिया से जो यौगिक बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लवण। क्या बोलेंगे जी? लवण। ठीक, तो कोई भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार से करा दोगे तो लवण बनेगा और साथ साथ क्या निकलेगा? जल। तो इस चैप्टर हमको पढ़ना है आगे। हिना लो, अब हिना लो, इसको बना लो, नीचे इरिक्शन बना लो। ठीक, उसे पहले डालो द्विक लवण, द्विक लवण, डबल साल्ट, DOUVLE, डबल साल्ट। देखो द्विक लवण होता क्या है? ऐसे लवण, पहले समझो इधर, पहले समझो इधर, ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। क्या? ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं और उनको जब जल में घोला जाता है तो क्या होते हैं? अपने आयनों पूर्ण रूप से वियोजित हो आते हैं, टूट जाते हैं, और अपने आयनों पूर्ण रूप से टूट करके वो अपनी पहचान को खो देते हैं। क्या करते हैं? अपने अस्तित्व को क्या करते हैं? खो देते हैं। अपने अस्तित्व को खोने की इसी जो लवण खो देते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे द्विक लवण। तो ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बने होते, लिखो परिभाषा लिखो, ऐसे लवण ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक, ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर
बने। ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं तथा विलयन में घोले जाने पर विलयन में घोले जाने पर ये अपने आयनों में ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से आयनित होकर, आयनित मीन्स होता है वियोजित, कोष्ठक में वियोजित, पूर्ण रूप से आयनित कोष्ठक में वियोजित होकर अपने अस्तित्व को खो देते हैं। अपने अस्तित्व को क्या करते हैं? खो देते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं। ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक, क्या बसे वो देते, दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बने लवणों को हम लोग कहते क्या है? द्विक लवण। ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं तथा विलयन में घोले जाने पर ये अपने आयनों में क्या होते हैं? पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, ठीक, विघटित हो जाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, और अपने आयनों में वियोजित होकर के अपने अस्तित्व करते हैं, खो देते हैं। इसको हम लोग कहते क्या है? द्विक लवण। जैसे तुम लोग सबसे बड़ी एग्जाम्पल जानते हो फिटकिरी। क्या जानते हो? फिटकिरी। वहाँ मैं फॉर्मूला लिखा हूँ K2SO4 Al2 SO4 साइज 24H2। बोलो मत। इस फिटकरी को जब जल में घोला जाता है, इस फिटकरी को जब पानी में घोला जाता है तो क्या होता है? विलयन में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में क्या होता है? पूर्ण रूप से टूट जाता है। और ध्यान रहे, अब कैसे टूटा? बन गया 2K+, K2 था ना, 2K प्लस SO4 क्या? SO4 2 माइनस प्लस Al2 है ना, तो 2Al यहाँ पर 3 माइनस प्लस Al पर प्लस होता है तो इसका बैलेंस इस पर लग जाता है, जानते होंगे इसको। 2Al 3 प्लस क्या है? क्या दिक्कत है? चलो प्लस वहाँ पर क्या लिखेंगे अब? 3SO4 2 माइनस, और प्लस क्या निकल जाएगा जी? 24 अणु जल के निकल जाएंगे। तो जगह है नहीं, मैं नीचे बना देता हूँ, प्लस 24H2O। देखो यार, देखा गया जब इसका नाम होता है पोटास एलम। क्या नाम होता है? पोटास एलम, शॉर्टकट नाम। जब पोटास एलम यानी फिटकरी को जल में घोला जाता है, इसके सभी आयन जितने मिले से बेचारा मिलकर बना हुआ था, जितने मिले से मिलकर बना हुआ था, सभी अपने आयनों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और टूटते हैं, अच्छा प्रश्न बोलो मत, प्रश्न उठता है कि द्विक लवण को जब जलीय विलयन में घोला जाता है तो अपने आयनों में टूटते क्यों हैं? होता क्या है, जब इनको जल में घोला जाता है तो जल में घोले जाने पर तुम लोग पढ़ चुके हो फिजिक्स में कि जल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक होता है, वह सबसे ज़्यादा होता है। 80 कितना होता है? 80 होता है। जल का परावैद्युतांक सबसे ज़्यादा होता है।
पराबैतांक का मतलब जल के अणुओं के बीच में जब किसी हम चीज़ को घोल देते हैं तो जल का पराबैतांक बहुत उच्च होने कारण जिस चीज़ को घोल दिए हो उनके बंध को वह डिकम्पोज करने में बहुत प्रबल हो जाता है। उनके बंध को तोड़ करके जो आपस में बेचारे जुड़े हुए थे, K2SO4 जुड़ा हुआ था, जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ, जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने के कारण उसके बीच में जो बल होता है, आकर्षण बल होता है, क्या होता है, उस बल के कारण जो अणु होते हैं, जो जुड़े होते हैं बल से, आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, ठीक, वो क्या करता है, उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक होने से इसके क्या होते हैं, ये अपने सभी अणु क्या होते हैं, टूट जाते हैं, अपने सभी अणु टूट गए। और जो भी कंपाउंड, जो भी यौगिक जल में घोले जाने पर अपने अणु पूर्ण रूप से टूट जाएगा, वह अपना अस्तित्व खो दिया। अस्तित्व खोने मतलब ये है उसका पहचान क्या हो गया, खत्म हो गया। उसका पहचान क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब उसको पहचान नहीं सकते हो कि इससे हम इससे अब ना नहीं सकते हैं, अब इसकी पहचान क्या हो गई, खत्म। जब मान लो हमने कहा, थोड़ा हम यहाँ लेते हैं, हमने कहा कि नमक है, नमक, नमक NaCl, नमक को जब तुम जल में घोल देते हो तो Na+ और Cl माइनस बनता है। क्या, जब नमक स्टार्टिंग में ठोस था और दुख लवणों की खासियत होती है, दुख लवणों खासियत होती है, जब इनको जल में नहीं घोलोगे पहले अवस्था में ये लोग रहेंगे ठोस अवस्था में, क्या रहेंगे, ठोस अवस्था में। लेकिन जैसे इनको जल में घोल दोगे ये क्या हो जाएंगे, ठोस अवस्था में नहीं रह के ये उनको घोल दिए तो आयनित होकर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और तुमको दिखेबे नहीं करेंगे। नमक देखे हो, नमक पहले लोग, अब तो मान लो पिसा हुआ नमक आ रहा है, पहले लोग खड़ा नमक सब्जी में डालते थे, कहीं दाल में डालते थे, ठीक, जब खड़ा नमक डालते थे, जब सब्जी पक जाती थी क्या दिखता था उसमें, नहीं दिखता था, ठीक। उसी प्रकार से फिटकरी तुम लोग देखते होगे, सैलून वाले क्या रखते हैं, दाढ़ी रंग के रखते नहीं रखते हैं, हाँ दाढ़ी मछलाने के लिए रखते हैं, तो वहाँ पर फिटकरी लोग लगाते हैं जिससे ब्लड ना बहे। फिटकरी का प्रयोग पानी को शोधन के लिए भी किया जाता है। प्राचीन काल में लोग जब तालाबों से नदियों से पानी लाते थे, पहले नलकूप नहीं थे, तो पानी लाते थे उसमें फिटकरी डाल देते, पानी क्या करता था, उसको शुद्ध करने का काम करता था। तो अगर नमक को मैंने जल में घोल दिया तो किसमें टूट जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, क्या हमको दिखता है दोनों, क्या दिखता है, अपने अस्तित्व को खो देता है। यानी कहने मतलब यह है जो दुख लवण होता है वह स्टार्टिंग में रहेगा ठोस, नमक स्टार्टिंग में क्या होता है जी, ठोस होता है। उसको तुम लोग पीस करके तो फैक्ट्री में पीसा आता है, तब उसको जब मार्केट सप्लाई किया जाता है, पहले ठोस होता है। ऐसे फिटकरी भी क्या होता है, ठोस होता है। इसको जली बिलियन में घोल दोगे क्या हो जाएगा, अपने अणुओं में टूट जाएगा। और जो भी कंपाउंड अपने अणु में टूटेगा अपने अस्तित्व क्या करेगा, खो देगा, अपनी पहचान क्या करेगा, खो देगा। और टूटता क्यों है, मैंने बोला किसी भी चीज़ को जब जल में घोलते हो तो जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जल का पराबैतांक बहुत ज़्यादा होने कारण जल इनके अणुओं के बीच में बहुत ज़्यादा बल लगाता है, और बल लगाने के कारण क्या होते हैं, आपस में दूर दूर होते हैं और क्या होते हैं, अपने अणुओं में टूट जाते हैं। तो तुमसे कोई पूछेगा कि दुख लवण अपने अणु में क्यों टूटते हैं, जब इनको जलीय विलय में घोलाता है, क्योंकि जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। एक लाइन में इतना बात समझ में आई, इतना किसी कोई दिक्कत, इसको उतारो जैसे में ये सब क्रिया को। देखो आगे, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे लिख सकते हो। देखो इधर मैंने 2 और लिख दिया है, बोलो मसांत रहो, ये पूछा भी जाता है। फिटकरी मैंने दिखाई दिया, ये क्या है जी, फिटकरी। ये है कार्नेलाइड का फार्मूला, KCl MgCl2 × 6H2O। जिस प्रकार से फिटकरी में जल के 24 अणु होते हैं, फिटकरी तुम भिगोगे नहीं तभी क्या रहोगे, गीले रह, क्या रहेगा, गीले रहेगा। उसमें क्या होते हैं, जल के क्रिस्टल होते हैं, अणु होते हैं। उसी प्रकार से कार्नेलाइट में जल कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं। मोहर लवण, मोहर लवण सबसे इंपॉर्टेंट है। मोहर लवण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, और यह एक दुख लवण है। क्या है, दुख लवण है। जिस प्रकार से फिटकरी को जल में घोले जाने पर अपना अस्तित्व को खो देता है, उसी प्रकार से मोहर लवण को भी जल में घोलोगे अपने अणु में टूट जाएगा, अपने अणु में टूट क्या करेगा, अपने अस्तित्व को खो देता है। इसका फार्मूला क्या होता है, FeSO4 NH4 ट्वाइज SO4 और 6H2O। लिख लो इसको भी, जब बना लो, तीनों इंपॉर्टेंट है, बनाओ फटाक से।
आगे लिखो दूसरा जो हमें पढ़ना है, बोलो मत। उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी, उपसह संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, यही चैप्टर हमको पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कंपाउंड, ठीक। उपसह संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक, इसका 4-5 नाम में लिखवाएंगे विश्व लास्ट में, दो ध्यान से। उपसह संयोजी यौगिक क्या है, हमको इस चैप्टर में पूरा ही पढ़ना है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी रहेगा, इसी में पूरा पढ़ना है, ठीक। देखो, ऐसे यौगिक पूरा द्विक लवण का उल्टा, ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोले जाने पर, जिन्हें जल में घोले जाने पर इस सरल और जटिल दोनों प्रकार के आयन देते हैं। और जब सरल और जटिल दोनों प्रकार के आयन देते हैं, इनको हम जब जल में घोलते हैं तो अपने आयनों में वियोजित तो होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। और पूर्ण रूप से वियोजित ना होने कारण इनको जब जल में घोला जाता है, अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को क्या करते हैं, ये बरकरार रखते हैं, यानी क्या उसको खोते नहीं है। इनका जो पहले जो अस्तित्व था वो भी क्या रहेगा, इनका अस्तित्व बना रहेगा, यानी इनका अस्तित्व खोने वाला नहीं है। समझो ना, कभी कभार लोग कहते हैं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, आई एम रूइंड, लेकिन ना, हाँ अच्छा लिखो आगे, लिखो आगे। कहता हाँ मैं नहीं हो गया, कहता हाँ लिखो। जहाँ तुम लोग इंग्लिश आ रहा है, लिखो ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिन्हें, ऐसे यौगिक जिन्हें विलयन में घोले जाने पर, ऐसे यौगिक जिन्हें विलयन में घोले जाने पर वे सरल तथा जटिल, वे सरल तथा जटिल दोनों, वे सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के आयन, दोनों प्रकार के आयन उत्पन्न करते हैं, परंतु जलीय विलयन में, परंतु विलयन में, ऐसे लिखना, परंतु विलयन में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी, उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं, कहलाते हैं। दो ध्यान से समझो, देखो हमने क्या लिखा जी, ऐसे यौगिक जिन्हें विलयन में घोले जाने पर
वे सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के आयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, परंतु विलयन में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक। देखो समझो, जैसे हमने लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, इसका ही उदाहरण है K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका नाम है। क्या नाम, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड को तुम किसी जलीय विलयन में घोलोगे, बोलो मत, किसी जलीय विलयन में घोलोगे, देखो क्या होने वाला है, FeCN6, तो क्या बनेगा, बनेगा 4K। क्या बनेगा, 4K प्लस प्लस कितना लिखा वहां पर, FeCN6। बताओ, अगर 4 ठू धनायन मिला हुआ तो कितने डायन मिलेंगे, 4 माइनस। इसको न्यूट्रल करने के लिए देखो हो क्या रहा है, फिटकरी वाले में सभी मिटा दिया हो, नहीं मिटा नहीं, यहाँ लिखा गया है। फिटकियों देखो, K2 भी टूट रहा है, SO4 भी टूट रहा है, Al2 भी टूट रहा है, SO4 सब टूट रहे हैं। जब तो अलग तो हो ही जाएगा, ठीक। इसमें क्या है, इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं, 1 2 3 4, टूट कौन रहा, क्या मिला, एक मिला केवल, पोटेशियम। क्या ऐसा टूट रहे हैं, क्या ऐसा टूट रहे हैं, तो ये सब नहीं टूटने के कारण ये लोग नहीं टूटे। K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड में केवल पोटेशियम आयन टूटा हुआ है, और ये सब कंपाउंड ना टूटने के कारण इसी को हम लोग कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं जटिल आयन। क्या बोलते हैं, जटिल आयन, संकुल आयन, संकर आयन, सब कुछ बोल देते हैं। अगर ये टूट गया होता, ये भी टूटा होता, CN6 भी टूटा होता, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विक लवण। ये नहीं टूटा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, संकुल यौगिक। और जो आयन मिला, उस आयन का नाम है संकर यौगिक। मैं लिख रहा हूं सब, इसका नाम है संकर आयन, पर नाम है संकुल आयन। क्या नाम है इस यौगिक, इसका केवल, उसका नहीं, संकुल आयन। अगला, इसी को हम लोग कहते हैं संकर आयन, संकर आयन, और इसी को हम लोग कहते हैं जटिल आयन, जटिल आयन। और इस प्रकार के टूटने से जो कंपाउंड बना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजी यौगिक, संकुल यौगिक। इसका 4 नाम होता है, मैं चारों नाम लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक। तो नीचे लिख लेना तुम लोग, इसके बाद लिखना, इसका 4 नाम मैं लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से, बार बार आएगा, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। इसको हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक, इसी के नाम है। दूसरा, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। तीसरा, संकर यौगिक। चौथा, जटिल यौगिक, जटिल यौगिक, ठीक। कितने नाम हुए इसके, 4 नाम। परिभाषा आ गया ना। सब टूटे होते तो दुख होता, लेकिन सब नहीं टूटे, केवल पोटेशियम आयन टूटा है, ये नहीं टूटे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, संकुल यौगिक पड़ा। उतार लो डाक से। अगला हेडिंग है द्विक लवण, द्विक लवण तथा उपसहसंयोजी यौगिकों में अंतर। द्विक लवण तथा उपसहसंयोजी यौगिकों में अंतर हो गया। द्विक लवण तथा उपसहसंयोजी यौगिकों में अंतर, नीचे लिखो, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कंपाउंड। तो एक तरफ लिखना द्विक लवण, दूसरी तरफ लिखना उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक, संयोजी यौगिक, ठीक। देखो यार, सबसे पहले सबका ध्यान इधर देखो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 6 पॉइंट, बहुत है। देखो ध्यान से, हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, देखो ध्यान से। ए यौगिक या ये जो द्विक लवण होते हैं, ये केवल ठोस अवस्था में क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। मतलब फिटकरी हो चाहे नमक हो, ठोस अवस्था में उसका अस्तित्व रहेगा। जैसे पानी में घोल दोगे, उसका अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। अपनी पहचान क्या किया, खो दिया। आप फिर उसको जान नहीं पाओगे कि नमक था क्या था। जो उसको चखोगे तब मालूम चलेगा तीखा खट्टा कि मिठा है, वो अलग मैटर हो गया, ठीक। अपने से क्या करता है, खो देता है, अर्थात विलयन में अपने अवयवी घटकों में क्या होता है जी, टूट जाता है। और जब विलयन अपने अवयवी घटकों में टूट गया तो अपने आयनों में विभक्त हो गया। जब आयनों में विभक्त हो गया, तुम पहचान नहीं कर सकते क्या था, ठीक। जैसे मैंने बताया पोटासियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 Thi24H2O, इससे क्या होते हैं, सभी परमाणु अपने आयनों में क्या होते हैं, टूट गए। पोटेशियम, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, फिर सल्फेट आयन, जल के 24 अणु निकल गया, सब मिलकर टूट गया। और सब मिलकर टूटने के कारण क्या हो गया, अपना पहचान क्या करता है, खो दे। लेकिन ध्यान देना, जब सब मिला अपने अणु टूटे हुए हैं, इनका जब परीक्षण किया जाता है तो सभी मिला अलग अलग प्रकार के हमको आयन देते हैं। तो अलग मैटर बात है, आगे बात करेंगे हम। उपसहसंयोजी यौगिक ये क्या होते बताया अभी। ये ठोस एवं विलयन दोनों में अपना अस्तित्व करते हैं, बनाए रखते हैं। चाहे ठोस अवस्था में हो, क्या हो, चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे विलयन में हो। अभी मैंने दिखाया ना, मतलब भैया टूट तो रहा है, लवण में, फिटकरी में सब मिले टूटता रहता है आयन में, लेकिन उपसहसंयोजी यौगिक में केवल पोटेशियम ही टूट रहा है, केवल एक का मिनट टूटेगा। और जो बनेगा एक कंपाउंड, नया कंपाउंड बनेगा, एक नया आयन बनेगा। उस आयन का नाम क्या है, संकर आयन, जटिल आयन। तो अगर संकर आयन, जटिल आयन के भी सब अणु टूट गए होते, सब परमाणु टूट गए होते, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण। तो इनकी सब मिले नहीं टूटे हुए हैं, केवल एकाक मिला टूटेंगे। तो एक मिला टूटने के कारण बताओ इसमें कई मिले थे, 1 2 3 4 5, 4 मिले थे, चारों मिले टूट गए। इसमें कई मिले थे, 1 2 3 4 मिले हैं। कई मिले टूटा हुआ, केवल एक मिले टूटा हुआ है। उससे सब है, ये क्या करते हैं, चाहे ठोस में हो चाहे विलयन में हो, ये अपने अस्तित्व को खोते नहीं है, क्योंकि ये विलयन में टूटते ही नहीं है, ठीक। डिकम्पोज नहीं होते, और डिकम्पोज भी होते तो क्या होते हैं, बहुत आंशिक रूप से होते हैं। तो लोग पढ़े होंगे अम्ल। अम्ल होता है 2 प्रकार का, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को जल में घोलोगे ना तो क्या होता है, पूर्ण रूप से टूट जाएगा, और दुर्बल अम्ल को घोलोगे तो टूटेगा, लेकिन क्या टूटेगा, थोड़ा बहुत कम टूटेगा, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। सिरका भी अम्ल है, तेजाब भी अम्ल है। तेजाब को तुम्हारे हाथ पर रख दिया जाए, सिरका तुम्हारे हाथ पर रख दिया, सिरका जो खाते हो तो कौन एक्शन पहले करेगा, और दोनों अम्ल ही है, जान ही रहे हो, ठीक। तो मैटर डिपेंड करता है कौन सा क्या है। आगे दूसरा पॉइंट, द्विक विलयन के जलीय विलयन में उसके सभी अवयवों का परीक्षण किया सकता है। मतलब जितने आयन मिले हमको, अगर यहाँ 4 आयन मिल रहे हैं तो सभी चारों आयनों का हम परीक्षण कर सकते हैं, और सभी चारों आयनों का परीक्षण करने के बाद हमको अलग अलग प्रकार के रंग मिल सकते हैं। इनका हम परीक्षण चारों आयनों कर सकते हैं, लेकिन इसमें सभी आयनों का परीक्षण संभव नहीं है। भाई जब टूटबा ही नहीं करेगा, परीक्षण उसी कंपाउंड का, उसी आयन किया जाता है जो विलयन में टूटा हुआ होता है, वियोजित हुआ होता है। इसके सभी आयन टूटे हुए थे, इसके हम सभी आयनों का परीक्षण कर सकते हैं। इसका गुण क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी विशेषता क्या होगी। जब ये टूटबा ही नहीं की विचार है तो इसका तुम परीक्षण कर पाओगे सभी आयनों का, नहीं कर पाओगे। अगला, अच्छा ये टूटते क्या होगी बता दिए ना,
जल में क्यों टूटते हैं? जल में टूटने का रीजन है कि जल का डायरेक्ट कांस्टेंट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा 80 होता है। जल करता क्या है? इनके परमाणुओं को डिकम्पोज करता है, तोड़ देता है, बहुत बल लगाता है, इसके अणु क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ये आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। क्या मानते हैं? अच्छा ध्यान देना, जो कंपाउंड आयनिक बंध का निर्माण करेगा, ठीक, आयनिक कंपाउंड कहने मतलब ये है, हमने तुमको कल बताया था, जैसे नमक है तो नमक में कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध। मतलब ऐसा बंध, जब बंध बन जाए, जब उनको हम पानी में घोलें तो अपने हम क्या हो जाए? हो टूट जाए। KCl हो गया, NaCl हो गया, KBr हो गया, Ki हो गया, सब क्या होते हैं? नहीं बनते आयनिक बंध। क्या बनते हैं? आयनिक बंध। या परिणाम क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो क्योंकि इनके बीच में क्या बना होता है? आयनिक बंध, इसीलिए क्या होते हैं? बेल में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। लेकिन इनके बीच में आयनिक बंध बनता है बहुत कम मात्रा का। सबसे अधिक क्या बनता है? उपसहसंयोजी बंध बनता है। क्या बनता है? उपसहसंयोजी बंध। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की खासियत होती है, अभी लिखो मत जी, रुके रहो, मैं तुमको बताया था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की खासियत होती है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहाँ बनता है? हमने बताया था कि अगर अमोनिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा था, तो हाइड्रोजन से साइन करवा रहा था। बच्चा, हम अपना 2 इलेक्ट्रॉन तुमको दे तो रहे हैं, लेकिन तुम लाइफ भर हमारा साथ छोड़ोगे नहीं। तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन था, अमोनिया इतना चालाक था, अपना 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, तो लेकिन उसको क्या किया? कोष्टक में क्या किया? बंद कर लिया। उस कोष्टक का नाम क्या था? गुरु कोष्टक। अब अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, अब अमोनिया नाम सो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NaCl में उसको जल में घोल दिए, तो जो Na+ बना, Na+ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहीं घूम रहा है, क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उपसहसंयोजी यौगिक में ऐसा नहीं होता है। अगर अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइड्रोजन को, तो वहाँ उससे साइन करवा रहा। बच्चा, अगर तुम हमारे इलेक्ट्रॉन चले जाओगे तो हम क्या हो जाएंगे? निर्लज हो जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे। इसी तुम कहीं जाना नहीं है। वो करता क्या? उसको गुरु कोष्टक में बांध देता है, कहीं जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो आयनित नहीं होगा। जब आयनित नहीं होगा तो अपना पहचान नहीं खोएगा। तो गुरु कोष्टक क्या हो गया जी? और जो गुरु कोष्टक में बंद हो गए हैं वो कभी टूटने वाले नहीं है। इसकी खासियत ही है। आगे बता ही दिया। अच्छा, यह विलयनों में केवल सरल अनुपात में टूटता है। किसमें टूटता है जी? सरल अनुपात। लेकिन इसमें क्या बताया मैंने? यह जटिल का आयन, संकुल आयन, संकर आयन सब में टूट जाता है। मतलब यह विलयन में सरल और जटिल दोनों प्रकार के आयनों में टूटता है। ये इसको हम लोग कहते क्या है? जटिल आयन। ये क्या है? ये क्या है? सरल आयन। ये सरल आयन है। ये क्या है? जब 2 या 2 से अधिक परमाणु के ऊपर आयन लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जटिल आयन। जब 1 मिले के ऊपर लगे उसे क्या बोलोगे? सरल आयन। तो सरल आयन तो कम बनेंगे, लेकिन क्या बनेगा ज़्यादा? जटिल आयन। एक खासियत है। तो ये किस में केवल टूटेगा? ये सब क्या है? केवल सरल आयन है। ये क्या है? जटिल आयन। तो केवल एक में टूटेगा, क्या टूटेगा? दोनों में टूटेगा। अगला, इसके भौतिक गुण आयनों से भिन्न होते हैं। जो द्विक लवण होते हैं, इसके जो भौतिक प्रॉपर्टी होते हैं आयनों से भिन्न होते हैं। मतलब इसका पोटेशियम का गुण कुछ अलग रहेगा, और यहाँ पर जो पोटेशियम इसके साथ जुड़ा हुआ इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा? कुछ अलग रहेगा। यानी पोटेशियम आयन का प्रॉपर्टी कभी इससे मिलने वाला नहीं है। भौतिक गुण अलग अलग रहेंगे, परंतु रासायनिक गुण क्या रहेंगे? परंतु आयनों के रासायनिक गुण क्या रहेंगे? आयनों के रासायनिक गुण समान रहेंगे। आयनों के रासायनिक गुण क्या रहेंगे जी? समान रहेंगे, परंतु भौतिक गुण क्या रहेंगे? भिन्न भिन्न रहेंगे। इसमें क्या है? चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, दोनों क्या रहेंगे? दोनों भिन्न भिन्न रहेंगे। अगला क्या है? एक क्रिस्टल अवस्था में पाते हैं। क्रिस्टल अवस्था का मतलब है ठोस अवस्था में। नमक किसमें पाया जाता है? फिटकरी किसमें पाया जाता है? ठोस में। ठीक, और एक किसमें पाते हैं? ये दोनों पाते हैं, क्रिस्टल और ठोस, क्रिस्टल और विलयन दोनों पाते हैं। कौन? उपसहसंयोजी यौगिक। उतारो सब, उतारो सब फटाके से। Lights, camera, action.